नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वामी विवेकानंद कंपटीशन सेंटर झुंझुनू के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं डॉक्टर महेश कुलेरी आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। भूगोल की नवीन श्रृंखला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और हम जो ये प्रश्नोत्तरी की क्लास हैं, आने वाले जितने भी कंपटीशन एग्जाम हैं उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है। चाहे वो पुलिस हो, ग्राम सेवक हो, पटवारी हो, रीट हो, आरएएस हो, यानी कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और जहाँ पे भूगोल पढ़ना है वहाँ पे सब जो प्रश्न है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगे। और ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हम पहले प्रश्न की ओर अग्रसर होते हैं। भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई थी और ऑप्शन ए है डूरंड रेखा, मैकमोहन रेखा, मैगी-नोट रेखा और रेड क्लिफ रेखा। अगर हम बात करें भारत और पाकिस्तान के मध्य जो सीमा रेखा है उसे कहा जाता है रेड क्लिफ रेखा। और रेड क्लिफ रेखा है, इसका निर्धारण आयोग ने किया था और वो आयोग है रेड क्लिफ आयोग। रेड क्लिफ आयोग जो है इसका गठन हुआ था और गठन हुआ था 8 जुलाई 1947 को हुई थी। और इस रेड क्लिफ रेखा का जो खिंचाव है या निर्धारण है वो 17 अगस्त 1947, यानी आपको पता है भारत आज़ाद हुआ था 15 अगस्त, पाकिस्तान आज़ाद हुआ था 14 अगस्त और उसके 2 दिन, भारत के 2 दिन बाद में इस रेखा का क्या किया गया निर्धारण। इसीलिए कंपटीशन एग्जाम में ये जो प्रश्न है ये बहुत बार पूछा गया है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जो विभाजन का आधार था वो जातिगत था। मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र पाकिस्तान, हिंदू बाहुल्य क्षेत्र हिंदुस्तान या भारत। आपको पता है पंजाब पाकिस्तान वाला हिंदू बाहुल्य क्षेत्र था और उनको आधार पर यानी जाति के आधार पर वो भारत में मिलना चाहिए था। और भारत में राजस्थान में जैसलमेर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, आधार पर पाकिस्तान में मिलना चाहता था। लेकिन जब 15 अगस्त को आज़ाद हुआ उसके बाद में पाकिस्तान वाला जो पंजाब वहाँ पे तो भारत का झंडा लहराया गया और राजस्थान के जैसलमेर में पाकिस्तान का झंडा लहराया गया। 2 दिन बाद में पता चला कि पाकिस्तान वाला जो पंजाब है वो भारत में नहीं पाकिस्तान में रह गया और राजस्थान वाला जो जैसलमेर है वो पाकिस्तान में नहीं भारत में रह गया। यानी कहने का अर्थ ये है रेड क्लिफ रेखा जो है वो भारत व पाकिस्तान के मध्य है। जबकि अगर डूरंड रेखा की बात करें, ये डूरंड रेखा जो है ये भारत प्लस अफगानिस्तान के मध्य। और भारत में वर्तमान में नहीं लगता पीओके पाक अधिकृत कश्मीर। और पाक अधिकृत कश्मीर जो है, इस पाक अधिकृत कश्मीर की जो राजधानी है दोस्तों वो कहाँ पे है? मैं कहता हूँ पाक अधिकृत जो कश्मीर है, इस पाक अधिकृत कश्मीर की जो राजधानी है वो कहाँ पे? तो हम कहते हैं पाक अधिकृत कश्मीर की जो राजधानी है मुजफ्फराबाद है। कहाँ पे? मुजफ्फराबाद जो है ये पीओके की क्या है राजधानी। मैकमोहन रेखा, और मैकमोहन रेखा जो है ये कहाँ पे है? तो मैकमोहन रेखा जो है वो भारत प्लस चीन के मध्य। मैकमोहन रेखा जो है वो भारत और चीन के मध्य। और अगर हम बात करें शिमला समझौता हुआ था, एक शिमला समझौता जो था वो नदी जल बंटवारे से संबंधित था और एक शिमला समझौता जो था वो भारत, तिब्बत व चीन के मध्य बंटवारे से संबंधित था। और आप सबको पता है कि ये 3 चीज़ें जो हैं भारत, तिब्बत और चीन, इनके मध्य जो शिमला समझौता था, एक तो ब्लू लाइन थी, एक रेड लाइन थी। और ब्लू लाइन रेड लाइन शिमला समझौते का प्रतिफल था और उसी का प्रतिफल भारत और चीन के मध्य जो रेखा थी उसे कहा जाता है मैकमोहन रेखा। तो मैं आशा करता हूँ आपको। और मैगी-नोट जो रेखा है ये जर्मनी के मध्य जो बंटवारा हुआ था उससे संबंधित है। अगर हम बात करें भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? अगर हम बात करें भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर, हमारे सामने कंचनजंगा है, मकालू, काराकोरम और माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट जो है ये विश्व का, ये तो विश्व का सबसे ऊंची पर्वत चोटी, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी ये है। अगर हम बात करें
ये जो है यहाँ पे हिमालय में सबसे ऊंची चोटी है भारत की, और इसे कहा जाता है कंचनजंगा। कंचनजंगा, और कंचनजंगा 8,598 मीटर है। देखो दोस्तों, अगर हम बात करें यहाँ पे ट्रांस हिमालय में काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश। ये काराकोरम है, ये लद्दाख है, ये जास्कर है, ये कैलाश है। तो काराकोरम पर्वत श्रेणी में K2 है। K2 ऐसे बोलते हैं गोडविन ओस्टिंग। गोडविन ओस्टिंग 8,611 मीटर। भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है वो काराकोरम में है, लेकिन काराकोरम नहीं है, काराकोरम में है K2, या हम बोलते हैं गोडविन ओस्टिंग। और अगर हम बात करें, इसमें सही उत्तर होगा कंचनजंगा। कंचनजंगा भारत के राज्य में बात करें तो सिक्किम में है, और ये किस में है? महान हिमालय में। महान हिमालय में, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कह दो, या वर्तमान भारत, क्योंकि ये जो हिस्सा है ये POK पाक अधिकृत कश्मीर के अंदर है, चला गया, POK में चला गया है, इसलिए वर्तमान में भारत की सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा। और अगर हम बात करें कंचनजंगा जो है इन ऑप्शन में जो है वो यही है। दूसरा मकालू जो है ये जो है ये कहाँ पर है? तो हम कहते हैं नेपाल व चीन की सीमा पर अवस्थित, यानी यहाँ पे जो है वो मकालू है, और यहाँ पे जो है माउंट एवरेस्ट, ये MA है माउंट एवरेस्ट, और ये है मकालू। तो ये कंचनजंगा हो गई, मकालू हो गई, और ये क्या है? माउंट एवरेस्ट। और यहाँ पे पूर्णतः भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है जिसका नाम है नंदा देवी। भारत की सबसे ऊंची, पूर्णतः भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो है वो कौन सी है? नंदा देवी है। नंदा देवी पूर्णतः भारत की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी। हिमालय में भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा। भारत की सबसे ऊंची चोटी है वो गोडविन ओस्टिंग, ठीक है। और पूर्ण रूप से भारत की सबसे ऊंची चोटी है नंदा देवी। नेक्स्ट अगर हम प्रश्न की बात करें, कौन सी जनजाति दिवाली को शोक का त्यौहार मनाती है? यानी अगर हम बात करें भारत का सबसे ज़्यादा मनाए जाने वाला जो त्यौहार है वो दीपावली है, लेकिन भारत के आदिवासी जो लोग हैं उन आदिवासी लोगों के द्वारा दीपावली को शोक के रूप में बनाई जाती है। तो हमारे सामने ऑप्शन है खासी, दूसरा है मुंडा, तीसरा भील, और चौथा थारू। अगर हम बात करें तो ये जो थारू जनजाति है ये दीपावली को शोक के रूप में मनाते हैं, और भारत के किस राज्य में है? तो हम कहते हैं उत्तर प्रदेश। भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में ये थारू जनजाति जो है, उत्तर प्रदेश जो है वहाँ पर ये रहती है, और ये दीपावली को शोक के रूप में क्या की जाती है? मनाई जाती है। और इसका प्रमुख कारण क्या है कि इनके जो धर्मगुरु थे उनकी इस दिन क्या हुई थी? मृत्यु हो गई थी, और इसलिए थारू जनजाति जो है वो शोक के रूप में क्या करते हैं? मनाते हैं। अगर हम बात करें खासी जो है ये मुख्य रूप से जो है मेघालय में रहती है। मेघालय में रहने वाली एक महत्वपूर्ण जनजाति है मुंडा जो है ये मुख्य रूप से हम कहते हैं हिमालय पर्वतीय प्रदेश के दक्षिण में ये मुंडा जनजाति जो है वो क्या करती है? निवास करती है। और भील जनजाति जो है ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और एक जो है वो राजस्थान, यहाँ पर ये जनजाति निवास करती है। तो शोक के रूप में तो हम कहेंगे थारू जनजाति। और अगर हम बात करें कि आदिम जनजातियों में जो मेघालय का पठार है वहाँ पे खासी जनजाति क्या करती है? निवास करती है। उत्तराखंड वाला जो बेल्ट है वहाँ पे मुंडा जनजाति जो है वो क्या करती है? निवास करती है। और मुंडा जनजाति उत्तर प्रदेश में भी क्या करती है? निवास करती है। नेक्स्ट हम प्रश्न की बात करते हैं, गारो जनजाति कहाँ की है? और हमारे सामने असम, मणिपुर, मिजोरम और मेघालय। सही उत्तर होगा मेघालय। अगर हम बात करते हैं कि ये भारत का मानचित्र है,
और यहाँ पे एक पठार है मेघालय का पठार, और मेघालय के पठार में यहाँ पे गारो, खासी और जयंतिया। हम कहते हैं गारो पहाड़ियों पर जो जनजाति रहती है उसे गारो जनजाति कहते हैं। खासी पर जो जनजाति रहती है उसे खासी पहाड़ियाँ कहते हैं। और ये है जयंतिया। तो यहाँ पे मेघालय के पठार पर भारत की आदिम जनजातियों में गारो जनजाति रहती है। तो उत्तर होगा मेघालय का पठार, और मेघालय के पठार में हम बात करते हैं गारो जनजाति है, खासी है, और जयंतियाँ जो जनजाति है वो क्या करती है, निवास करती है। और इसी स्थान पर अगर हम बात करें खासी की पहाड़ियों में दो स्थान है, एक हम कहते हैं मासिन ग्राम, और एक जो है चेरापूंजी। विश्व में सर्वाधिक जो वर्षा होती है वो मासिन ग्राम और चेरापूंजी में होती है। और ये जो मेघालय का पठार है ये एक याद रखना प्रायद्वीपीय जो भौगोलिक प्रदेश है उसका हिस्सा माना, यानी ये हिमालय का हिस्सा नहीं है। ये किसका हिस्सा है, प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। किसका है, प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा क्या किया जाता है, माना जाता है। इंपॉर्टेंट बात है, शायद पिछली बार कंपटीशन एग्जाम में यहाँ से जो है वो प्रश्न भी बना था। दूसरा अगर हम बात करें कि असम, मणिपुर और मिजोरम, यहाँ पे भी भारत की आदिम जनजातियाँ जो है वो बहुतायत में रहती है। और अगर हम आदिम जनजातियों की बात करें तो पूर्वोत्तर भारत की जो आदिम जनजाति है वो नागा जनजाति है। कौन सी है, नागा जनजाति। मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो नागा जनजाति जो है वो नागालैंड की है, और नागालैंड की जो ये आदिम जनजाति है ये मलयुद्ध करती है, और उस मलयुद्ध में ये नरमुंड जो है उनका क्या करती है, शिकार कर लेती है। और जिस नागा गांव में जिस भी नागा समुदाय के घर पर जितने ज़्यादा नरमुंड होंगे, जितने ज़्यादा अवशेष होंगे सिरों के, वो उस गांव का क्या होगा, मुखिया होगा। और इसलिए हम क्या करते हैं, ये याद रखते हैं कि इसीलिए आपको पता है नागालैंड से जो आदिम जनजाति हैं वो नागालैंड को छोड़कर अरुणाचल प्रदेश, मेघालय की ओर क्या हो चुके हैं, स्थानांतरित हो चुके हैं। अगर यहाँ पे एक चीज़ और याद करें, भारत की सबसे विस्तृत जो जनजाति है, भारत की सबसे विस्तृत जनजातियों में कौन सी जनजाति है, गौड़ जनजाति थी। भारत की सबसे विस्तृत जनजाति जो है वो कौन सी है, गौड़ है। प्रायद्वीपीय भारत में गौड़ जनजाति बहुतायत में क्या करती है, निवास करती है, गौड़ है। और उसके बाद में आपको याद रखना है स्थाल है। गौड़, स्थाल, भील और मीणा जो है वो भारत की आदिम जनजातियों में क्या रखते हैं, स्थान रखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात है, बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहा जाता है। और हमारे सामने ऑप्शन है मेघना, पद्मा, भागीरथी और महागंगा। तो सही उत्तर होगा कि गंगा नदी को पद्मा कहा जाता है। अगर हम कहें भागीरथी, भागीरथी का उद्गम होता है, भागीरथी जो है, इस भागीरथी को जैसे ही ये मैदान में आती है या भागीरथी में ये लो भागीरथी और एक जो है वो भिलांगना, भागीरथी और भिलांगना मिलती है, वहाँ पे टिहरी बांध है। और भागीरथी में अलकनंदा मिलती है, जैसे अलकनंदा मिलती है इसे क्या कहा जाता है, गंगा कहा जाता है। यानी गंगा नदी का उद्गम भागीरथी से होता है, और भागीरथी में अलकनंदा नदी मिलती है, इसे गंगा कहा जाता है। गंगा जो है वो हरिद्वार में ये मैदानी भाग में प्रवेश करती है। भारत में हम कहते हैं उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार में बहते हुए ये नदी जो है वो वापस जो है बांग्लादेश में चली जाए। लेकिन जैसे ही ये नदी, एक डैम है पश्चिम बंगाल में, उस डैम का नाम है फरक्का डैम। फरक्का डैम के बाद में ये नदी जो है जैसे ही बहती है इसे वापस जो है वो भागीरथी कहा जाता है। अब ध्यान से सुनना, फरक्का डैम से जैसे ही नदी निकलती है भागीरथी के नाम से, और भागीरथी के नाम से जैसे ही ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है इसे कहा जाता है पद्मा। यानी पद्मा जो है वो गंगा नदी का नाम है, कहाँ पे, बांग्लादेश में। जबकि ब्रह्मपुत्र नदी इसमें आकर मिलती है। अगर हम बात करें ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जो है वो जमुना कहा जाता है, और जमुना में ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी यानी पद्मा जैसे मिलती है इसे कहा जाता है मेघना।
मेघना। यानी गंगा नदी को पद्मा, ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना, दोनों मिलती है मेघना का निर्माण करती है और यहाँ पे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है जिसका नाम है सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा जो है वो भारत और बांग्लादेश में विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा है। और इसी सुंदरवन डेल्टा में ज्वारीय वन पाए जाते हैं और ज्वारीय वन का जो नाम है वो सुंदरी है। तो ये अपने को याद रखना है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण नदी तंत्र है गंगा व ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, क्योंकि इसके द्वारा विश्व का सबसे बड़ा उपजाऊ मैदान का निर्माण होता है जिसे भारत में उत्तर का विशाल मैदान कहते हैं। और बांग्लादेश में और भारत में जो डेल्टा बनता है उसे सुंदरवन वृक्ष के आधार पर सुंदरवन डेल्टा कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित में कौन भूमिगत या भूमि बंधित नदी है? यानी भूमि बंधित नदी का अर्थ है ऐसी नदी जो अपना जल जो है वो समुद्र में नहीं डाले, समुद्र में नहीं डाले। अब समुद्र में नहीं डाले तो कहाँ पे डालेंगे? या तो किसी दलदल में या किसी झील में या मरुस्थलीय क्षेत्र में जाकर लुप्त हो जाती है। उस नदी तंत्र को भूमिबंधित नदी कहा जाता है, यानी भूमि से बंधी हुई नदी। अगर हम बात करें ताप्ती नदी, ताप्ती नदी जो है सतपुड़ा की पहाड़ियों से निकलती है और कहाँ पे जाती है? अरब सागर में गिरती है। कृष्णा नदी कहाँ पे गिरती है? कृष्णा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। लूनी नदी का उद्गम नाग पहाड़ कहाँ से होता है? अजमेर से होता है। और ये नदी जो है वो कच्छ की खाड़ी में, कच्छ के दलदल में गिरती है। यानी कहने का अर्थ है दलदल में गिरती है, सीधा समुद्र में नहीं जाती। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? लूनी नदी हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे जब हम राजस्थान के अपवा तंत्र को पढ़ते हैं तो लूनी नदी को अरब सागर के अपवा तंत्र में पढ़ते हैं, क्योंकि जो कच्छ का दलदल है वो किससे जुड़ा हुआ है? अरब सागर से जुड़ा हुआ है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर ऐसा प्रश्न आ जाए तो भूमिबंधित नदी जो है वो लूनी होगी। नर्मदा नदी अपना जो पानी है वो कहाँ पर डालती है? अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक से निकलकर बंस घाटी में बहते हुए अपना जो जल है वो कहाँ पे डालती है? अरब सागर में डालती है। तो सही उत्तर जो होगा वो कौन सा होगा? लूनी नदी। अब हम बात करते हैं किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है? शिव समुद्रम जलप्रपात, और हम कहते हैं ये जलप्रपात एशिया में प्रथम जल विद्युत परियोजना के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। अगर हम बात करें एशिया की प्रथम जल विद्युत परियोजना जो है वो किस नदी पे है? नदी अगर हम बात करें शिव समुद्रम जलप्रपात पे नदी की बात करें तो पहला ऑप्शन कावेरी है। सही उत्तर जो होगा वो कौन सा होगा? कावेरी। कावेरी नदी पर कर्नाटक में या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे महत्वपूर्ण जो है जलप्रपात है जिसे बोलते हैं शिव समुद्रम जलप्रपात। और इस शिव समुद्रम जलप्रपात पर एशिया महाद्वीप की पहली जल विद्युत परियोजना जो है वो स्थापित है। अगर एशिया महाद्वीप में सबसे विकसित जल विद्युत परियोजना की बात करें तो कौन से देश की है? जापान की। जापान जो देश है, इस जापान देश की विकसित जो जल विद्युत परियोजनाएं हैं वो एशिया की सबसे महत्वपूर्ण जल विद्युत परियोजनाओं में क्या की जाती है? शामिल की जाती है। ठीक है। और हम बात करते हैं गोदावरी नदी, और गोदावरी नदी जो है वो प्रायद्वीपीय भारत की गंगा, हम कहते हैं प्रायद्वीपीय भारत की गंगा गोदावरी। दूसरी बात, दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी, और वरद गंगा या बूढ़ी गंगा जो है वो गोदावरी, क्योंकि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी जो है वो कौन सी है? गोदावरी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में सिनकोना वृक्ष नहीं उगता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, सिनकोना वृक्ष नहीं उगता है। सबसे पहले अगर हम बात करें सिनकोना वृक्ष है कैसा, तो सिनकोना जो वृक्ष है वो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार जो वनस्पति है उसका हिस्सा है। और अब हम उत्तर की ओर आते हैं। पहला असम है। तो असम जो है वर्षा खूब होती है और असम की जो पहाड़ियाँ हैं इन पहाड़ियों में सिनकोना जो वृक्ष है वो बहुतायत में पाया जाता है। तो ये नहीं होगा। केरल, आपको पता है केरल का पश्चिमी जो घाट है यहाँ पे भरपूर मात्रा में वर्षा होती है, तो केरल में भी सिनकोना जो वृक्ष है वो पाया जाता है। तीसरा है छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ में जो है वो वर्षा इनके मुकाबले कम होती है। तो यहाँ पे जो है छत्तीसगढ़ में उष्ण कटिबंधीय शुष्क जो वनस्पति है
क्योंकि आपको पता है छत्तीसगढ़ में उष्णकटिबंधीय शुष्क प्रकार की जो वनस्पति है वो क्या की जाती है, पाई जाती है, या पतझड़ जो वनस्पति है वो पाई जाती है। और पश्चिम बंगाल में भी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा वो होगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ जो है यहाँ पे सिनकोना वृक्ष, और सिनकोना से क्या बनता है, कैनून, और इससे जो है वो मलेरिया की जो दवा है उसका क्या होता है, निर्माण। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे दलदली क्षेत्र होगा, जहाँ पे वनस्पति आवरण ज़्यादा होगा वहाँ पे मच्छर पाए जाएंगे, और जहाँ पे मच्छर होगा वहाँ पे मलेरिया के उपचार में सिनकोना जो वृक्ष है ये इनकी जो गोलियाँ हैं कुनेन ये काम में ली जाती है। नेक्स्ट प्रश्न की बात, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष समुद्र तल से में सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है। और अगर हम बात करें, हमारे सामने देवदार, चीड़, साल और सागौन। सर्वाधिक ऊंचाई की बात करते हैं तो सर्वाधिक ऊंचाई पे पाया जाने वाला जो वृक्ष है देवदार। अगर हिमालय में बात करें तो हिमालय में 1500 से 2500 मीटर की ऊंचाई पे ये देवदार जो है ये वृक्ष क्या किया जाता है, पाया जाता है। हिमालय में 1500 से 2500 मीटर की ऊंचाई पर देवदार जो वृक्ष है ये पाया जाता है। दूसरा अगर हम बात करें चीड़ जो है ये 900 से 1000 मीटर की ऊंचाई पर चीड़ जो है ये क्या किया जाता है, पाया जाता है। साल का जो वृक्ष है ये शिवालिक हिमालय में, यानी कम ऊंचाई पे, 900 से भी कम ऊंचाई पे शिवालिक हिमालय में ये वृक्ष पाया जाता है। और सागौन जो है ये मुख्य रूप से हम बात करते हैं मैदानी प्रदेश में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ये वाला जो बेल्ट है यानी मैदानी प्रदेश में जो है ये सागौन के जो वृक्ष है वो क्या किए जाते हैं, पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, भारत में किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नलकूपों से किस में होती है। तो हमारे सामने ऑप्शन है मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। और सही उत्तर होगा उत्तर प्रदेश में। भारत में सर्वाधिक जो है वो नलकूपों के माध्यम से क्या की जाती है, सिंचाई की जाती है। देखो नलकूपों से पहली बात करते हैं, नलकूप उत्तर प्रदेश में 71.9% जो सिंचाई है वो किन के माध्यम से होती है, नल कूपों के माध्यम से होती है। दूसरा अगर हम बात करें यहाँ पे नहरों के माध्यम से तो 20.5% जो है वो नहरों के माध्यम से, और 6.6% जो है वो किन के माध्यम से, तो हम कहते हैं तालाब के अलावा झील के अलावा कुएं, पौंड, इनके माध्यम से सिंचाई होती है। भारत में सर्वाधिक नलकूपों के माध्यम से, यहाँ पे अगर नहरों के माध्यम से बात करें प्रतिशत में तो पंजाब करना होगा। प्रतिशत की बात करेंगे तो नहरों के माध्यम से सर्वाधिक प्रतिशत जो सिंचाई होती है वो कहाँ पे होती है, पंजाब में। राजस्थान में भी सर्वाधिक जो सिंचाई होती है वो नलकूपों के माध्यम से होती है। नेक्स्ट प्रश्न की बात है, मंगलम सिंचाई परियोजना कहाँ पे है। और इसका अगर सही उत्तर की बात करते हैं तो केरल। मंगलम सिंचाई परियोजना जो है वो केरल राज्य में है, और केरल में जो जिला है पलक्कड़ जिला जो है, इस पलक्कड़ जिले में केरल राज्य में ये मंगलम सिंचाई परियोजना जो है वो भरतपुजा जो नदी है, इस भरतपुजा नदी पर लगभग 10 जो बांध है वो बनाए गए हैं, और उन 10 बांधों में एक बांध जो है वो कौन सा, मंगलम सिंचाई परियोजना। और केरल का महत्वपूर्ण भरतपुजा जो नदी है इस पर ये क्या सिंचाई परियोजना जो है वो क्या की गई, विकसित की गई है। तो ये हमें क्या करना है, याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल कहाँ पर है। और अगर हम सही ऑप्शन की बात करें इंदिरा गांधी, तो हम कहते हैं हरिके बैराज। इंदिरा गांधी नहर का जो उद्गम स्थल है हरिके बैराज है, और हम कहते हैं सतलंज व व्यास दोनों के संगम पर ये जो हरिके बैराज है ये अवस्थित है। यहाँ से राजस्थान फिल्डर नहर का उद्गम किया गया। उसके बाद में ये जो नहर है ये पंजाब होते हुए कहाँ पे आती है, राजस्थान के उत्तरी जो जिले हैं हम कहते हैं हनुमानगढ़ और गंगानगर में पहुँचते हैं। तो इंदिरा गांधी नहर का उद्गम हरिके बैराज से राजस्थान फिल्टर निकाली गई है, और ये जो इंदिरा गांधी नहर है ये विश्व की सबसे बड़ी नहरों में क्या की जाती है, गिनी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न, टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स किस नदी पर अवस्थित है। और हमारे सामने ऑप्शन है अलकनंदा, भागीरथी, धौलीगंगा और मंदाकिनी। तो हम कहें टिहरी जो नदी परियोजना है ये अलकनंदा
टिहरी जो परियोजना है ये किस नदी पर है, अलकनंदा या भागीरथी। अगर हम बात करें टिहरी जो परियोजना है ये गंगा की उद्गम है, तो गंगा उद्गम किस नाम से होता है, भागीरथी के नाम से होता है। तो भागीरथी और भिलांगना नदी टिहरी गढ़वाल में आपस में मिलती है, और जहाँ पर भागीरथी व भिलांगना आपस में मिलती है वहाँ पर एक डैम बनाया गया है, और इस डैम को टिहरी बांध कहा गया है। और ये जो टिहरी बांध है ये भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पे स्थित क्या है, बांध है। तो याद रखना भागीरथी और भिलांगना के संगम पर उत्तराखंड में भारत का सबसे बड़ा बांध है, और इस बांध के पीछे जो झील बनती है उसे झील जो है वो विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झीलों में गिनी जाती है, और इससे जो बिजली बनती है उसे कहा जाता है टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स। तो हमारे जो प्रश्न है वो इतने ही। तो आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।